हेलो बच्चा पार्टी साहब, कैसे हो? चलो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से अक्सर जानते हो तुम लोग के नीट में इन दोनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है। 4.2 टॉपिक और कहने का मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इससे हमेशा मतलब बैरियर मेथड, ये सब मेथड से क्वेश्चंस हमेशा पिक आउट होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड, ये वाला जो टॉपिक्स है, इससे हमेशा क्वेश्चन नहीं। सो तुम लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तुम लोग ने सब चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है अच्छे से। चलो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है ना। इस टॉपिक के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, चलो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, द टर्म सिंपली मींस हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म का मतलब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी इस टर्म का साफ साफ अल्फाज में बात बोल रहा है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। मतलब हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बच्चा पार्टी, वो सब हेल्दी हो और क्या बोला जाता है तुम्हारा, उनका फंक्शंस नॉर्मल हो। ठीक है ना, तो यही एनसीईआरटी यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा है। ठीक है, चलो। तो तुमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब, एक टर्म का मतलब, ये टर्म का सिंपल अल्फाज में मतलब है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इंक्लूड्स द इमोशन एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। ठीक है, आगे जाकर के कि ये कुछ कुछ मतलब बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इनका नॉर्मल फंक्शंस ही जानना, लेकिन आगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने का मतलब इनमें कुछ इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन को भी शामिल किया जाता है। तो फर्दर क्या हुआ, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखना, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इसका मतलब क्या होता है? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब साफ साफ होता है, मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कंप्लीट वेलबींग, मतलब हर तरह से रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में वो बंदा कंप्लीट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग रिपोर्ट देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक नॉर्मल डेफिनेशन हुआ, एक नॉर्मल टर्म था, मतलब हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हुआ जिसमें नॉर्मल फंक्शंस है। ठीक है, अब एक बात आता है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता क्या है? मतलब ये हो रहा है कि वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स में इंसान कंप्लीटली वेलबींग हो। अब क्या क्या ये क्राइटेरिया ले रहा है, जैसे कि फिजिकली, फिजिकली इंसान अच्छा हो। ठीक है ना, इमोशनली, इमोशनल बिहेवियर उसका अच्छा हो। बिहेवियर मतलब इमोशंस, मतलब अपनी इमोशंस पे कंट्रोल हो, है ना। बिहेवियर उसका अच्छा हो, सामाजिक इंसान हो, तब उसको हम लोग कहेंगे देयर फॉर अ सोसाइटी विथ पीपुल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन अमॉन्ग देम ऑल इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वो होता है
कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, मतलब फिजिकली भी, इमोशनली भी और सोशली, बिहेवियरली भी और सोशली भी ये फिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में जिन पीपल का, जो भी इंसान का फिजिकली, मतलब फिजिकली इंसान कैसा, अच्छा है, फिजिकली सही है, हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब अभी मेरे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या है, जैसे फीमेल के पास वजाइना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरा पूरा पार्ट हो गया, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस हो गया, तो ये सब चीज क्या पूरा फिजिकली फिट है ना, फर्टाइल, उसमें स्पर्म का मोटिलिटी, उसमें स्पर्म का काउंट वगैरह सब चीज ठीक है ना, वो फंक्शन भी सही से कर रहा है, ठीक है ना, वो उसमें इरेक्शन हो रहा है ना, फिजिकली वो सही है, दिखने में पूरा प्रॉपर है, फिर उसके फंक्शन, उस फंक्शन में उसका इरेक्शन सही से हो रहा है, पेनिस है तो इरेक्शन सही से हो रहा है, ठीक है ना, वो इंसेमिनेट कर पा रहा है ना, उसमें से सेमेन निकल रहा है, तो ये सारी चीजें। और साथ ही साथ उस इंसान में क्या होना चाहिए, इमोशंस पे भी काबू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इमोशनल में कुछ भी हो, उसको सेक्स लाइफ मतलब सेक्सुअल फीलिंग जनरेट हुआ और इमोशंस, उसमें इमोशंस को कंट्रोल नहीं, और वो कहीं पे भी जाकर के सेक्स कर ले रहा है ना, डूइंग द पब्लिक प्लेस एंड व्हाटएवर इट इज, बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, बिहेवियर कहने का मतलब इंसान अपने मतलब सेक्स करने के टाइम में या सेक्स से रिलेटेड कोई बातों में, हर एक चीजों में उनकी बिहेवियर अच्छी नहीं है, तो ये सब चीजों में अगर सब चीज में क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो बिहेवियर इंटरेक्शन अगर सब चीज नॉर्मल है सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, तो अपन क्या कह सकते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोलेंगे उसको, ठीक है। चलो, why is it significant to maintain a reproductive health, what are the different methods taken to achieve it, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है ना, एंड क्या मेथड है इसको अचीव करने के लिए। चलो, तो अपन ये ग्राफ पढ़ लिए है ना बच्चा पार्टी, तो कोई आई डोंट थिंक सो यहाँ तक में कोई इश्यूज होगा किसी को, है ना। लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द अदर टॉपिक। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर में, तो अपन ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलो, अब देखते हैं क्या इंडिया, है ना, हमारी इंडिया में was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal, ठीक है। इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री, was among the first country, सबसे पहली कंट्री कौन सी, इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है वो पूरी दुनिया में जिसने बहुत सारा एक्शन प्लान और प्रोग्राम डाला है नेशनल लेवल पे, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक गोल के तौर पे सेटअप किया जा सके, ठीक है ना, एक सोशल गोल के तौर पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब उसमें बहुत सारा एक्शन जनरेट किया, प्लान एक्ट लाया, प्रोग्राम लाया, है ना, उन्होंने जैसे कि फैमिली प्लानिंग कर करके कोई प्लान लाया उन्होंने, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर करके एक प्रोग्राम इनिशिएट कराया, ताकि उनको ये पता चले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा कहानी पता लगा सके, और मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में वो एक सोशल गोल, एक सामाजिक तौर पे एक गोल सेटअप करके उनके बारे में नॉलेज इंकरेज करा पाए, ठीक है। चलो, दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, अब देखो एक प्रोग्राम में ये भी है फैमिली प्लानिंग है, वर इनिशिएटेड इन 1951। अब समझ में आ रहा है ना, तो इंडिया में देख रहे हो ना, कोई एक्शन प्लान या प्रोग्राम आया नेशनल लेवल पे, तो उसमें एक पहला प्लान के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग एक जो प्रोग्राम था, ये बेटा कब आया तुम्हारे को, ये आया तुमको 1951 में, ठीक है ना। ये आज के डेट में एंड वर पीरियोडिकली एसेस्ड ऑल ओवर द पास्ट डिकेड्स, ठीक है ना। तो ये चीज फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम आया ये 1951 में शुरुआत हुआ, और आज से आप सोचो इतना सारा डिकेड पार हो गया, है ना, इतना सारे डिकेड्स, मतलब डिकेड, एक डिकेड में कितना साल होता है, 10 साल होता है, तो अब सोचो इतने सालों में ये चीज थोड़ा इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्टेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, ठीक है ना। अब देखो कुछ फैमिली प्रोग्राम आया था, अब इसी प्रोग्राम को और इम्प्रूव कर दिया गया, है ना, इम्प्रूव कर करके और ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन से जो रिलेटेड एरियाज है उनको भी वो कवर करने लगा, ठीक है ना। तो जब ये रिप्रोडक्शन का और ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड एरिया कवर करना शुरू हो गया इम्प्रूव प्रोग्राम्स के थ्रू, करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, तो वो प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलो, creating awareness among people and about various reproduction related aspects
and providing facilities and support for building up a reproductive healthy society are the major tasks under this program. इन सब प्रोग्राम के अंदर में मेन बेसिक फंडा क्या होता था? बेसिक फंडा ये होता था कि अवेयरनेस क्रिएट करना, है ना, पीपल्स के अमंग अवेयरनेस हमें फैलाना है, ठीक है। और क्या करना है? वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, कहने का मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी साहब कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और भी क्या एस्पेक्ट्स है, रिप्रोडक्शन हमारा किस तरीके से हमें चाइल्ड कितना फैमिली प्लानिंग में कितना बच्चे होना चाहिए, है ना, और किस तरीके से रिप्रोडक्शन मेथड हेल्दी मेथड कौन सा है रिप्रोडक्शन का, है ना, रिप्रोडक्शन से हम लोगों को और क्या समझने को मिल सकता है ना। तो वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, किस तरीके से हम रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर पा सकते हैं, है ना, कहाँ तक हमारा रिप्रोडक्शन सही है, राइट मेथड ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन, है ना। तो दिस ऑल थिंग वी विल लर्न इन सच टाइप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना। एक तरीके से अवेयरनेस फैलाता है, रिप्रोडक्शन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है ना। और क्या, प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, और ताकि पूरी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा सके और और ये पूरा एक तरीके से हेल्दी रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी को जनरेट किया जा सके। मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम के अंदर यही चीजों का मेन फंडा था। पहला क्या था? अवेयरनेस फैलाना आप पीपल के आसपास, वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के फैसिलिटीज देना, और सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, ठीक है ना, और एक सपोर्ट प्रोवाइड करना रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी साहब और देखते हैं, with the help of audio and visual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken up various steps to create awareness among people about reproduction related aspects. आज के डेट में रेडियो पे देखो, है ना, ऑडियो विजुअल कहने का मतलब तुम टीवी पे देख रहे हो, है ना, या मतलब टीवी पे बहुत सारी चीज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड देखते हो ना। अभी जैसे कि अक्षय कुमार एक प्रचार करता है मतलब कि सैनिटरी पैड्स को लेकर के, है ना, सो विच द लेडीज यूज इन द ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, है ना। तो उसको क्या एक ऑडियो विजुअल एक प्रचार दिखा रहा है ना, फिर उसके कॉन्डम्स का प्रचार करते हैं लोग। तो क्या है कि एक ऑडियो विजुअल बताया जा रहा है कि इनके थ्रू क्या हो सकता है, निरोध जैसे बोला जाता है उनको, ठीक है ना। तो ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया मतलब पेपर वगैरह में देखते हो, गवर्नमेंट का जो पेपर है या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के थ्रू पेपर है, मैगजीन्स है, तो उनके थ्रू, या वेरियस स्टेप टेकन अमंग वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिवली रिलेटेड एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस को क्रिएट करना। चलो, parents and other close relatives, teachers, friends also have a major role in the dissemination of the above information, ठीक है ना। पेरेंट्स हो गया या जो भी क्लोज रिलेटिव्स है, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सब भी, इन सब भी क्या मिलता है कि मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। ये कहने का मतलब कुछ इंफॉर्मेशन इनसे भी मिल जाता है कि पेरेंट्स एक दूसरे को, अपने बच्चे को गाइड करते हैं, है ना, रिलेटिव से तो एक दूसरे को बताते हैं, क्लोज रिलेटिव्स के प्रति रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग कुछ बातें होती है तो लोग आपस में शेयर कर पाते हैं, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल and about encourage to provide right information to the young so as to discourage children from believing in mice and having misconception about sex related aspects, ठीक है ना। आज के डेट में क्या है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज इट इज नेसेसरी, है ना, ताकि ये इंकरेज कर पाए सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए यंग को, है ना, और डिस्करेज करे बच्चों, सो एज टू डिस्करेज द चिल्ड्रन, और बच्चों को ना वो पुरानी कथाएं और ये ऐसा माइस और मिसकंसेप्शंस के ऊपर भरोसा नहीं रखने दे, है ना, उनको उस चीजों से डिस्करेज करे ताकि वो मतलब भूत, बहुत सारी चीजें होती है ना, वो मतलब तुम समझ लो मिथ्स पे भरोसा रखते हैं, बहुत सारी उनके में मिसकंसेप्शंस प्रोड्यूस होती है ना। मिसकंसेप्शंस होने का मतलब उन्हें कोई भी बात ना सही से समझने में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग उनके अंदर रहती है, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूल, किसी भी स्कूल्स में देना जरूरी हो गया, इंट्रोडक्शन कराना सेक्स एजुकेशन का, ताकि शुड बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग पीपल्स को सही इंफॉर्मेशन मिल सके,
है ना, और डिस्करेज करे वैसे बच्चे, मतलब वो बच्चों को किसके प्रति डिस्करेज हो, वो माइट्स में जो बिलीव कर रहे हैं या जो मतलब अंधविश्वासी चीजों पे बिलीव कर रहे हैं ना, पता नहीं कौन बूढ़े पुराने बाबा वगैरह बोल दिए कि नहीं ऐसा कुछ मिथ्स होता है, ऐसा कंसेप्शन होता है, तो ये सब मिसकंसेप्शन में वो पढ़ करके सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को गलत समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। Proper information about reproductive organs, adolescence related changes, safe, hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. will help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy society. ठीक है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मतलब हर पीपल को मतलब जो सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब हम लोग पढ़ रहे थे ना ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़े ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड के दौरान में क्या चेंजेस आती है बॉडी में, है ना। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस मतलब किसी के साथ भी इंसान को सेक्सुअल संबंध नहीं बना लेना चाहिए, थोड़ा क्लीन होना चाहिए वो सेक्सुअल, मतलब जहाँ पे सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो जेनाइटल एरियाज क्लीन होने चाहिए, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करने चाहिए, साफ सुथरे जगह पे नीट एंड क्लीन सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना, स्पेशली दोज इन एडोलेसेंट। और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखनी चाहिए कि सेक्स से करने के बाद कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हो सकती है, ठीक है ना, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें या अननोन पीपल से सेक्स करें, है ना, जैसे कि इसमें एड्स है ना, would help people, especially those in adolescent age group, to lead a healthy, reproductively healthy life। तो ये पीपल को इनकरेज करेगा जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में, ताकि वो अच्छा हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जी सके, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं क्या, आगे देखते हैं ये बच्चा पार्टी, एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, है ना, पीपल को एजुकेट करो और वो फर्टाइल कपल्स को मतलब जो अबदम लायक हो चुके हैं शादी के लिए और वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, दोज इन मैनेजेबल एज ग्रुप एंड about available birth control option, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, will address the importance of bringing up the socially conscious healthy families of desired size। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीपल को एजुकेट करो वैसे लोगों को, खास करके जो फर्टाइल कपल्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, या जैसे कि उनको ये बताओ कि कौन कौन सा बर्थ कंट्रोल करने का ऑप्शंस हैं, प्रेग्नेंट मदर का केयर करने का बात बताओ, है ना, उनको इस प्रति एजुकेट करो कि प्रेग्नेंट मदर्स का कैसे केयर किया जाता है, जो बच्चे पैदा हो गए उनका नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर माँ कैसे करे, बच्चे का माँ का कैसे केयर होना चाहिए, माँ के मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क निकल रहा है तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, अगर बच्ची लड़की पैदा हुई तो लड़की को, लड़का पैदा हुआ तो लड़का, और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। तो ये सब चीजें सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, है ना, विल एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग, ये सब चीजों से हमें एक नॉलेज पता चलता है ताकि हम लोग ना सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, हमें जो जिस साइज का मतलब अगर हमें बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पता रहेगा तो हमें 2 बच्चे पैदा करने हैं, हम समझ चुके कि हाँ हमें 2 ही बच्चे पैदा करने, तो हम उसी हिसाब से ना अपने अपने आप को सोशली मेंटेन रखेंगे, है ना, हम कॉन्शियस रहेंगे कि हमारी हेल्दी फैमिली होने के लिए नहीं हमें 2 बच्चे काफी है, ठीक है ना। तो अब अपना जो पॉपुलेशन साइज है वो बड़ा मतलब सोच करके समझ करके ये सारी चीजों का जिम्मेवारी उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, है ना। अब देखो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना, अगर इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स इससे क्या जनरेट हो रहा है, बहुत सारा सोशल इविल्स होता है, मतलब समाज के अंदर ना दुश्मन पैदा हो रहे हैं जो सेक्स अब्यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत सारा सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें नीड टू बी क्रिएटेड, इनेबल पीपल टू थिंक अप एंड नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम बाय बिल्डिंग अ सोशली रिस्पांसिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो इन सब चीजों को पीपल को ध्यान देना चाहिए, इनके ऊपर सोचना चाहिए और इन सब चीजों से खुद को बचा कर करके एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने का, फॉर्मेशन करने का सोचना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए।
चलो ठीक है। तो बेटा ये सब से क्वेश्चन जो होते हैं ना, आप देखो तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ना बच्चा पार्टी कि क्या है क्या नहीं है, तो देखो इस सब से जो क्वेश्चन निकलने हैं ना, ये जो फैमिली प्लानिंग है कब इनिशिएट हुआ ये क्वेश्चन है ना। फिर इम्प्रूव हुआ प्रोग्राम्स में जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को काफी ज्यादा और कवर किया, तो उसको हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बोले, है ना। अवेयरनेस को फैलाओ, फिर उसके बाद वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, है ना। ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, ये सब चीजें हम लोग यहाँ तक देखें। फिर उसके बाद किस तरीके से हम लोग मतलब अवेयरनेस फैला सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया ये सब चीजें ध्यान में रखना है। पेरेंट्स क्लोज रिलेटिव भी हमारे को इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कुछ कुछ चीजें। सेक्स एजुकेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है, स्कूल में क्यों देना चाहिए, हमें क्यों मिथ से और मिसकंसेप्शन से बचना चाहिए सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। सेक्स एजुकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में क्यों इंफॉर्मेशन पूरा होना चाहिए, सब चीजों के बारे में सारे टर्म, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, ये सब चीजों के बारे में क्यों इंपॉर्टेंस और क्या नॉलेज जरूरी है ना। पीपल को क्यों एजुकेट कर रहे हैं, और ये सब फर्टाइल पीरियड वाले लोगों को क्यों उस टाइम हम लोग ये कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है ना। बहुत इजी इजी टर्म है, कोई इशू नहीं है किसी को। चलो अब हम लोग आगे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। आगे पैराग्राफ पे जैसे बढ़ते बेटा, यहाँ पे लिख रहा है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो प्लान आया था, प्रोग्राम आया, उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुआ ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मिल सके, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज हो सके और मटेरियल सपोर्ट। ये सब चीज कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये हो गया कि जो बहुत सारा फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम आया या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का प्रोग्राम आया, तो सब में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता जा रहा है ना। या कोई भी तरीके का हम लोग प्लान बना रहे हैं, तो उस प्लान में क्या होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, मतलब सब कुछ मतलब प्रॉपर होना चाहिए। फिर क्या बोला जाता है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर करने का मतलब कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड हो, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज मतलब प्रोफेशन जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज करने का मतलब उनको सही से नॉलेज मिल सके, मटेरियल सपोर्ट हो, ठीक है ना। तो दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपुल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड लाइक प्रेगनेंसी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होगा तो माँ अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छे से जन्म दे पाएगी, डिलीवरी हो पाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बच पाएगा इंसान, है ना। फिर उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज की वजह से हम उनको बता सकेंगे कॉन्ट्रासेप्शन कब करना जरूरी है, अबॉर्शन क्या जरूरी है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के टाइम में क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ सकती है ना। कॉन्ट्रासेप्शन के टाइम में कौन सी मटेरियल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, इनफर्टिलिटी के टाइम में कौन सी मटेरियल्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हर टेक्निक में नया नया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नया नया स्ट्रेटेजीज टाइम टू टाइम डेवलप हो रहा है ताकि पीपल और ज्यादा इफिशियंट हो पाए, ठीक है ना। अब उसी तरीके से फिर क्या हुआ तुमको, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री फॉर फीमेल मीनिंग्स ऑफ द फीमेल फिटिसाइड्स। देखो क्या बोल रहा है, एक एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होता है जो सेक्स डिटरमिनेशन को चेक करता है, ठीक है ना। कि क्या पता, वो बता देता है, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे पता चल जाता है कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है। तो उसको पहले लीगल था ये चीज, लेकिन फिर देखा गया कि लोग क्या कर रहे हैं, इसका ये प्लान का ये तरीके का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर पता चल रहा है कि माँ के पेट में लड़की है तो उसका उसी टाइम अबॉर्शन करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो रही है। फिर मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस से एक और चीज पता चलता है, ठीक है ना। तो चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन करना मतलब उनमें अगर कोई तरह का दिक्कत है, कोई तरह का डिफॉर्मिटी है, तो उसमें इम्यून सिस्टम से अपन प्रोवाइड कर सकेंगे,
ठीक है ना, इम्यूनिटी का कहीं पे कोई जरूरत है, कोई दिक्कतें हैं, है ना, तो इनको इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन मतलब हम लोग उनको दे सके, ठीक है ना, कोई भी तरह का बीमारी या कोई तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो। चलो उसके बाद अपन देखते हैं आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन इन एमनियोसेंटेसिस some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell dissolved substances, ठीक है ना। और एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है बच्चा पार्टी, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में तुम्हारे को होता ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, जो फीटस डेवलप कर रहा है ना, तो वो वजाइना में इंजेक्ट करके वहां पर से डेवलपिंग फीटस से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाएगा, ठीक है, और उसको निकाल करके उसके एनालाइज किया जाएगा फीटल सेल्स को, कुछ सब्सटेंस में डिसॉल्व करके उसको एनालाइज कराया जाएगा, ठीक है ना। दिस प्रोसीजर यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये टेस्ट को क्यों किया जाता है, एक तो इस टेस्ट के थ्रू होता है ना तुम्हारा ये भी पता चल जाता है कि बेसिकली फीटस जो है वो लड़का है कि लड़की, और साथ ही साथ इसका क्या हम तुमको बताए थे ना अभी, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, कहने का मतलब मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि पता लगा लेंगे कि इसके अंदर कोई तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, एमनियोसेंटेसिस थ्रू के ही टेक्निक के थ्रू, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, है ना। तो डिटरमाइन द सर्वाइविलिटी ऑफ द फीटस, ये सब चीजों से पता लगा लेंगे हम लोग कि जो फीटस पैदा होने वाला है उसका सर्वाइवल रेट कितना हो सकता है, कोई तरह का अगर उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स कोई डिफेक्ट है तो उसमें कोई डिफेक्ट की वजह से कोई दिक्कतें ना आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, तो ये सब चीजों के वजह से उनको पता लगा लेंगे ना, तो तब हम उनको पता लगा लेंगे ना कि फीटस ये बच्चे जन्म लिया दुनिया पे तो इनका सर्वाइवल रेट किस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। अब आगे अपन देखते हैं क्या, research on various reproduction related aspects are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods to improve the existing one। बहुत सारा नया रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को इंकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी दोनों के थ्रू, ठीक है ना। डू यू नो एक सहेली नाम का कंट्रासेप्टिव पिल्स आता है, ठीक है ना, जिसको कंट्रासेप्टिव आता है फॉर फीमेल्स, वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ में प्रेजेंट है। सहेली एक नया कंट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स के लिए डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो एक रिसर्च हुआ इसके ऊपर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज पे, तो फिर उसमें कुछ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज की द्वारा कोई चीज नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उसी तरीके से देखो ना यहाँ पे सहेली एक नया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स के लिए बनाया गया, कहाँ बनाया गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट वेयर, लखनऊ। फिर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहेली जो नया कंट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स के लिए बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया था। CDRI कर करके उसका फुल फॉर्म नीट में तुम्हें ये क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। तो तुम्हारे CDRI का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो होपफुली यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट। चलो ओके बच्चा पार्टी, लेट्स मूव टू another last portion of this paragraph. Better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries, better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates से। अब देखो अगर अवेयरनेस फैलाएंगे कोई भी तरीके का सेक्स रिलेटेड मैटर्स के प्रति, मतलब अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, है ना, और साथ ही साथ इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, मतलब हम अवेयरनेस में ये बताएं कि हाँ अब एक माँ को कितना डिलीवरी पॉसिबल हो सकता है, उससे ज्यादा वो डिलीवरी करेगी, मतलब उससे ज्यादा बार वो माँ बनेगी तो उसे दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो बच्चा पैदा लिया तो उसका पोस्टनेटल केयर सही से होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का अगर हम इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, इन सब चीजों का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं सेक्स रिलेटेड मैटर्स में, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारा मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आती है, तो डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो डिक्रीज द इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। Increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increase in medical facilities for all sex-related problems। साथ ही साथ और क्या हम लोग बता सकते हैं कि बोल सकते हैं कि अगर अवेयरनेस फैलाने से कि कपल्स जो होंगे वो छोटे छोटे फैमिलीज के साथ रहे, है ना, और एसटीडीज मतलब उनको बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज। ये लाइन एनसीईआरटी क्लियर समझा रहा है कि
कोई भी तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पर्सन के अंदर आया तो उसको तुरंत हम डिटेक्ट कर पाए। कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे भाई? अभी हम लोग के प्रति अवेयरनेस फैल चुका है ना, अलग अलग रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स ने ये सारी चीज हमें बता रखी है, ठीक है। तो उनके थ्रू हम लोग एसटीडीज का डिटेक्ट कर लेंगे, उनका क्योर, क्या क्योर हो सकता है, इनसे नहीं हो सकता, तो वो भी हम लोग ओवरऑल इस कंसेप्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो ये जितना भी कहानी पढ़े ना बच्चा पार्टी, तो ये सब चीज क्या था, तुम्हारा एक इंडिकेट ये करा रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। तो अब अपन फ्लैशबैक ले लेते हैं इस पैराग्राफ का। तो हम लोग शुरुआत से इस चीज को पढ़े। तो शुरुआत में हम लोग क्या पढ़े कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कहते थे? तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस, है ना। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। सिंपल टर्म में तो बोलोगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म मींस, अगर एनसीईआरटी से डायरेक्ट, मतलब एनसीईआरटी डायरेक्ट की लाइन उठा के देती है एग्जाम में और पूछती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म सिंपली मींस, तो योर आंसर विल बी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। अगर क्वेश्चन नीट में फ्रेम्ड होता है WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, तब उसमें आंसर स्टेटमेंट कौन वाला टिक मारोगे? A total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social, then we have to tick that term, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तुम लोग को सब समझ में आ चुकी थी। अब ये बता ही दिया गया कि इंडिया सबसे पहला कंट्री था जिसमें इम्प्लीमेंट हुआ प्रोग्राम्स, है ना। सबसे पहले एक फैमिली प्रोग्रामिंग इनिशिएट हुआ था 1951 में। इसके बाद इसका फर्दर इंप्रूवमेंट होने के बाद कौन सा दूसरा प्रोग्राम जनरेट हुआ? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो RCH का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद रखना RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होता है, जो फर्दर फैमिली प्लानिंग का इंप्लीमेंट होने के बाद ये चीज डेवलप किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ लिए कि किस तरीके से ये अवेयरनेस फैला सकते हैं, ऑडियो विजुअल, है ना, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल, ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोगों को ये सारी चीजों का पता चल चुका। यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस के बारे में हमने बताया था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यो माय क्वेश्चंस यहाँ पर से अक्सर पिक होते हैं नीट में, ठीक है ना। तो एमनियोसेंटेसिस को क्यों किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस को फीमेल का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, मतलब से किसी भी, मतलब कोई भी चाइल्ड है तो उसका सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा था? तो फीमेल फिटिसाइड्स को किल किया जाए, मतलब फीमेल पता चला कि फीमेल फिटिसाइड है तो उसको किल किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद इसका मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में भी रोल प्ले करता था। साथ ही साथ और क्या रोल प्ले कर रहा था? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक होता कैसे परफॉर्म है? तो फीटस, मतलब वजाइना के अंदर इंजेक्ट करके वहां से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद उसको टेस्टिंग करने के बाद फीटल सेल्स उसमें से टेस्ट करते हैं, कुछ सब्सटेंस में डिसॉल्व करके अब पता लगा लेते हैं कि एक तो इससे सेक्स डिटरमिनेशन तो पता चल ही जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। तो ये सर्वाइबिलिटी, ये सब चीजों के बाद पता लगाने के बाद ये हम समझ सकते हैं कि फीटस कितना देर तक सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हम लोग एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो यू ऑल गेट माय ऑल पॉइंट्स। सो सारा पैराग्राफ ये सब क्लियर हो चुका। सो लेट्स मूव टू फर्दर नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट का सारा यूनिट खत्म हो चुका, सारा चैप्टर खत्म हो चुका। रिप्रोडक्शन यूनिट से इतना ध्यान रखना, नीट में 8 से 9 क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है ना। अपन 2021 का क्वेश्चन ऑलरेडी एनालाइज करा चुके थे, है ना। 2020 का भी क्वेश्चन दिखा चुके हैं किस तरीके से रिप्रोडक्शन यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन कैरी हुए पूरे यूनिट से। और सबसे ज्यादा इस यूनिट में जो क्वेश्चन कैरी होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से कैरी होते हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से रहते हैं तुम लोग को। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन के आसपास। और तुम्हारा ये वाला जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर से हम बता दिए ना, हमेशा से अब तक ये जो ट्रेंड बना है, अब तक 5 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, तो इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक से एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल से। ये सब टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, रेयर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये दोनों टॉपिक से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। सो वी हैव टू लुक फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, ओके, टाटा, बाय बाय, फाइन, ओके, अल्लाह हाफिज।